हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2020 और इस वीडियो में हम लोग 17 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं सभी को करेंगे डिस्कस। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश या फिर हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च करें @studyvidgyanprakash और जो लिंक आएगा उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे ये अभी हाल ही में मनाया गया, तो कब मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस ये हाल ही में कब मनाया गया? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किए गए खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की स्थापना की तिथि के सम्मान में यह वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन वाले सदस्य वाले देशों ने नवंबर 1979 को 20वें महासम्मेलन में वर्ल्ड फूड डे की स्थापना की थी। स्थापना हुई थी 1979 में। पहली बार वर्ल्ड फूड डे मनाया गया था 16 अक्टूबर 1981 को। इस वर्ष 2020 काफी इंपॉर्टेंट रहा है विश्व खाद्य दिवस के लिए, क्योंकि इस वर्ष FAO की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 16 अक्टूबर 2020 को 75 रुपए मूल्य का स्मृति सिक्का जारी किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 75 रुपए मूल्य का स्मृति सिक्का जारी किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्यों जारी किया गया? क्योंकि FAO जो कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, तो उसके 75वें वर्षगांठ के अवसर पर। साथ साथ ये भी याद रखना कि हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन होगा कि इतिहास के सबसे बड़े आर्कटिक महासागर के अभियानों में से एक अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति यानी कि IASC के बैनर तले शुरू हो रहे 17 देशों के अभियान का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का सटीक अनुमान लगाने के लिए किया जा रहा है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आर्कटिक महासागर के जितने भी अब तक वैज्ञानिक अभियान चलाए गए उन अभियानों में यह सबसे बड़ा वैज्ञानिक अभियान है और इसको नाम दिया गया है ऑप्शन बी, मोज़ेक मिशन। ठीक है, अब यहां पर एक बात याद रखना कि जो मोज़ेक मिशन है इसको जर्मनी के अल्फ्रेड वेनेगर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित किया गया है और यह इतिहास के सबसे बड़े आर्कटिक अभियानों में से एक है। मोज़ेक का फुल फॉर्म क्या बनेगा? इसका फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। ठीक है, तो मोज़ेक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और यह भी आपको पता होना चाहिए कि इस मिशन के लिए, मोज़ेक मिशन के लिए एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक जिनको चुना गया है उनका नाम है विष्णु नंदन। हालांकि इसमें 17 देशों के कुल 600 लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मोज़ेक मिशन के दोस्तों उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मोज़ेक मिशन, तो आपको बता दें कि ये जो मिशन है ये आर्कटिक में वायुमंडलीय, महासागरीय, भूभौतिकी और अन्य सभी संभावित प्रभावों का अध्ययन और मौसम प्रणालियों में हो रहे बदलावों का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए किया गया है। इसके अलावा यह जलवायु परिवर्तन का दुनिया के अन्य हिस्सों पर हो रहे प्रभावों का भी अध्ययन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइफेड ने किस संस्थान के साथ आदिवासियों के लिए तकनीकी पहल के शुभारंभ के लिए साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए यानी कि IIT कानपुर के साथ। तो आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2020 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड द्वारा IIT कानपुर और छत्तीसगढ़ लघु वन उपज फेडरेशन के साथ लॉन्च के माध्यम से आदिवासियों के लिए तकनीकी यानी कि टेक फॉर ट्राइबल्स पहल की शुरुआत की गई है। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि वन धन विकास केंद्रों यानी कि VDVK के माध्यम से संचालित होने वाले स्वयं सहायता समूहों की स्थापना से उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसायिक विकास पर ध्यान देने के साथ साथ आदिवासियों का समग्र विकास करना इस जो मिशन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवैक कोरोना को तैयार किया है? तो दोस्तों ये देश है ऑप्शन बी यानी कि रूस ने कुछ समय पहले एक वैक्सीन बनाई थी कोविड-19 के लिए जिसको नाम दिया गया था स्पुतनिक 5। क्या नाम दिया गया था? स्पुतनिक 5। अब दूसरी वैक्सीन आ गई है जिसका नाम है एपीवैक कोरोना और दोनों ही जो वैक्सीन है ये ट्रायल के लिए अवेलेबल हैं और जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने
इसका जो ह्यूमन ट्रायल करने के लिए मतलब उसकी अनुमति प्रदान कर दी है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ईपीवैक कोरोना और स्पुतनिक 5 दो वैक्सीन है कोविड-19 की, दोनों वैक्सीन को रूस ने रिलीज किया है, बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शोभा नायडू जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? शोभा नायडू बहुत ही मशहूर शख्सियत, हाल ही में इनका निधन हो गया और ये कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है कुचिपुड़ी, तो इसी से संबंधित ये एक बहुत ही जानी मानी नृत्यांगना थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि शोभा नायडू को पद्मश्री के अलावा आंध्र प्रदेश सरकार और विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों ने तमाम सम्मानों से नवाजा था। उनके निधन पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शोक जताया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। कुचिपुड़ी नृत्य ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कुचिपुड़ी का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से होता है और यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा नदी के दिवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा। वहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों जॉन रिचर्ड रीड, इनका जो निधन हुआ है वो कैंसर की वजह से हुआ है। 92 ईयर के थे ये और इनका संबंध है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड से। ठीक है, न्यूजीलैंड से, और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है जॉन रिचर्ड रीड। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे और राष्ट्रीय टीम के पूर्व चयनकर्ता जॉन रीड का निधन हो गया है। वो 92 ईयर के थे। क्रिकेटर होने के साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के मैच रेफरी भी रहे थे और 1959 में उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। अगला क्वेश्चन होगा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये कहां बनने जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये कहां बनने जा रहा है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए यानी कि गुजरात में। तो दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की एक फर्म है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी कि HZL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की चरणों में आवश्यकता होगी, जिससे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और ये 2022 तक शुरू हो जाएंगे। प्रस्तावित 300 किलो टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता परियोजना से स्थानीय आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं को बड़े रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये गुजरात में बनने जा रहा है और इसे जो है गुजरात सरकार के साथ साथ वेदांत समूह की फर्म HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम किस बैंक ने शुरू किया है? द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, तो दोस्तों द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को शुरू किया गया है HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में CEO कौन है? आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान है तीसरा, यानी कि विकल्प सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका के बाद पहले स्थान पर चीन है, फिर दूसरे स्थान पर अमेरिका है, उसके बाद आता है भारत। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 और भारत में 300 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं जो है वो दर्ज की गई हैं। अन्य देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो ये जो राज्य सरकार है वो है पंजाब की। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 2010 में
संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 79वें जन्मदिवस को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से आज के दिन यानी कि 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसको मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? 15 अक्टूबर को। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। सभी यूपीएससी के जो एस्पायरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा करने वाला राज्य बन गया है ऑप्शन सी यानी कि मिजोरम। तो जो भी वहां पर स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करेगा उसको जो है 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा और इस बात की घोषणा की है मिजोरम सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी यानी कि इमोमाली रहमोन को तजाकिस्तान का नया राष्ट्रपति पुनः घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर आपको हर लेक्चर की डायरेक्ट पीडीएफ दी जाती है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।